हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में किस तरीके से नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था एसिड बेस रिएक्शन में कैसे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो नॉर्मेलिटी होता क्या है? नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर्स। तो नॉर्मेलिटी का आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है। ऊपर में हम वेट ऑफ द सब्सटेंस रखते हैं इन ग्राम, नीचे होता है इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में होता है, और वेट ऑफ द सब्सटेंस ग्राम में। तो यहाँ पे अगर हमको वेट ऑफ द सब्सटेंस निकालना है पर्टिकुलर नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन बनाने के लिए, तो हम कैसे करेंगे? वेट ऑफ द सब्सटेंस हो गया और नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम पूरा किधर चले जाएगा? इधर। तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इस तरीके से हम वेट ऑफ द सब्सटेंस निकाल सकते हैं। मीन्स किसी सब्सटेंस का अगर स्पेसिफिक नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन बनाना है तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हमको कितना वे करना है उस सब्सटेंस को वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन नॉर्मेलिटी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट, मतलब उस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ या गेन हुआ उस पे डिपेंड करता है नॉर्मेलिटी। तो रिडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है। हमने आपको बताया था एसिड बेस रिएक्शन में नीचे जो एन फैक्टर होता है वो एसिडिटी और बेसिसिटी होती है उस बेस और एसिड की। तो एन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन। मीन्स अगर एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो एसिड्स के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, और बेस के लिए होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन। मीन्स उस एसिड और बेस में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन है। मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को काउंट करते हैं और वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होता है? कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है या गेन हुआ है वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। तो इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट जानते हैं कॉमन मेटल्स जो यूज किए जाते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन में, जैसे कि आयरन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या +3 होता है, कॉपर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 होता है, जिंक +2, मैंगनीज +2 ये +4 या +7 होता है डिपेंड अपॉन दी रिएक्शन, एंड क्रोमियम का +3 से +6, और स्टेनम +2 ये +4 होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं वो है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है वो है सोडियम थायोसल्फेट और फेरस सल्फेट। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है फ्रॉम +7 टू +2, और पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है फ्रॉम +6 टू +3, और सल्फर का चेंज होता है फ्रॉम +2 से +6, और आयरन का होता है फ्रॉम +2 से +3 इन दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, क्रोमियम का +6, फेरस का +2, फेरिक आयन का +3 होता है, आयोडाइड आयन का -1 और आयोडीन का 0। थायोसल्फेट में सल्फर का +2 से +6, और सल्फेट में सल्फर का +6, और सल्फाइट में सल्फर का +4 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको जानने से पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ये जानते हैं। मान लो कोई सब्सटेंस A है और दूसरा B ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, तो क्या होता है A जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो A+ हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है उसको कौन गेन कर रहा है? B।
तो बी हो गया नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ ये क्या हुआ, रिडक्शन। जैसा हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो रिडक्शन। तो यहाँ पे बी क्या हो गया, बी जो है वो रिड्यूस हो गया, और ए क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो जैसा कि नाम है एजेंट, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन करवाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि ऐसा एजेंट जो कि रिडक्शन करवाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ए है ये क्या कर रहा है, बी को रिड्यूस कर रहा है। तो ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करवा रहा है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और खुद ये क्या हो रहा है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए क्या कर रहा है, ए बी को रिड्यूस कर रहा है। किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन दे के। इलेक्ट्रॉन ए दे रहा है, बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, बी क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो ए क्या करा रहा है, ए जो है ये रिड्यूस करवा रहा है बी को। इसी कारण से ए क्या हुआ, ए क्या करवाने वाला एजेंट हो गया, रिड्यूस कराने वाला एजेंट। इसी कारण से ए क्या हुआ यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद क्या हो रहे हैं, खुद इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे रिएक्टेंट को वो रिड्यूस करता है। बी को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और क्योंकि खुद जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो खुद क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं और वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अब जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं Zn प्लस CuSO4 ZnOSO4 प्लस, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो किसी भी एटम को दिया जाता है उन मॉलिक्यूल्स या आयंस में, ये एज्यूम करके कि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया है। ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स रिएक्शन में, टाइट्रेशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको हमको याद रखना बहुत जरूरी है। अभी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को हम निकाल सकते हैं और जिससे हम इक्विवेलेंट वेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो भी फ्री एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सोडियम, क्लोराइड, उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 होता है। जो मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं जैसे कि हो गया सोडियम आयन, तो सोडियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। पोटेशियम आयन इसका कितना होगा, +1। क्लोराइड आयन इसका कितना होगा, -1। और ऑक्सीजन -2 होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2। लेकिन पेरोक्साइड में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और जैसे न्यूट्रल कंपाउंड्स हो गए, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब इसमें कोई चार्जेस नहीं है, तो इनके सभी एटम्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो 0 होता है। तो कॉमन जो अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम पोटेशियम +1, जैसा हमने आपको बताया। अल्कली अर्थ मेटल्स जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसमें +2 होता है। एल्यूमिनियम का +3 होता है, क्लोराइड का -1 होता है। तो इस तरीके से हमको जो कॉमन जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर हमको याद रखने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, ये कॉमन है। तो अब जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाता है। जैसा हमने आपको बताया किसी भी फ्री एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे जिंक का 0 है, यहाँ पे कॉपर का 0 है। तो अगर हम कॉपर सल्फेट में कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है उनके एटम का =0 होता है। तो कॉपर का कितना होता है, Cu + SO4 2- तो =0। तो SO4 का कितना होता है, -2 होता है। और कॉपर का कितना होता है, हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कॉपर का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कॉपर का +2
और सल्फर का कितना है -2 है। और यहाँ पे जिंक का अगर हम निकालते हैं तो अगेन ZnSO4, सल्फेट का होता है -2 तो जिंक का होगा +2, ताकि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर 0 आए। तो ये हो गया और ये -2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, यहाँ पे 0 था। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में आप देख सकते हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, Cu2+, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है, 0 हो चुका है, मतलब कि +2 है। यहाँ पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा है और वो यहाँ पे कॉपर एलिमेंट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो गेन हो रहा है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो रहे हैं, 2। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर हमने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं बाय द वन मॉलिक्यूल इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, वो उसका एन फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा, 2। तो इसको और हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है। तो KMnO4 में जो मैंगनीज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमको यहाँ पे पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, ऑक्सीजन का जैसा हमने आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, 4 × -2 = -8 हो गया। अब हम यहाँ पे Mn का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो KMnO4 = K + Mn + 4 × O। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमको यहाँ पे पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, ऑक्सीजन का जैसा हमने आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, 4 × -2 = -8 हो गया। अब हम यहाँ पे Mn का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो KMnO4 = K + Mn + 4 × O। K का हमने आपको बताया +1 है, इसको हमने x माना है, और ऑक्सीजन का -2 × 4 8। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो x = -7, क्योंकि 1 - 8 = -7, तो x = +7। तो यहाँ पे मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है KMnO4 में मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट में वो +7 है। अब आते हैं फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम का कितना होता है, +1, और क्योंकि पोटेशियम 2 है तो 2 × +1 = +2। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना है, 7, तो 7 × -2 = -14। क्रोमियम कितना, क्रोमियम यहाँ पे एक क्रोमियम का हम x मान लेते हैं, तो 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा, 2x, मीन्स 2 क्रोमियम एटम का 2x हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो पोटेशियम का कितना हो गया, K2 का +2, Cr2 का कितना हो गया, 2x, और O7 का हमने कैलकुलेट किया था -14। ऐसा हमने आपको बताया था न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो है =0 होता है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सभी एटम का =0। अब यहाँ पे 2x, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 2 - 14 = -12, तो 2x = 2x - 12 = 0, तो 2x = 12, और x = क्या हो जाएगा, x = 12/2 = 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमियम का कितना है, +6। तो एक क्रोमियम का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +6। तो नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। तो किस तरीके से हम पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में। KMnO4 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम में उसके इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं। तो एसिडिक मीडियम में यहाँ पे जैसे रिएक्शन ये KMnO4, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम में यहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहा है MnSO4 में। तो यहाँ
मैंगनीज का किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, तो जैसा हमने आपको बताया था KMnO4 में मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 होता है। अब यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। MnSO4 क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसके सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इसके एटम का क्या होगा, 0। मैंगनीज का हमको निकालना है, प्लस सल्फेट का कितना होता है, -2, तो इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। मतलब यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2। तो पहले कितना था, +7 था, अब यहाँ पे कितना हो गया है, +2। तो चेंज कितना हो रहा है, मैंगनीज का +7 से +2 हो रहा है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद यहाँ पे वो +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है मतलब कि रिडक्शन हो रहा है। ऐसा हमने आपको बताया था कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करता है, वो खुद रिड्यूस होता है और क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि रिडक्शन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर तो कम हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। और जैसा हमने आपको बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में n फैक्टर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 158। किस तरीके से, पोटेशियम का होता है 39, मैंगनीज का होता है 55 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, टोटल जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 158। तो 158 हो गया। अब n इक्वल्स टू 5 है तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो 31.6। तो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 31.6 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है। तो पोटेशियम क्रोमेट किसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं पोटेशियम क्रोमेट फेरस सल्फेट के साथ। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो 2x प्लस सल्फेट का होता है -2, लेकिन यहाँ पे 3 सल्फेट है तो मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 0। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, 2x - 6 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6 बाय 2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, 6 - 3 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद जो है रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हुआ, 3, एक क्रोमियम एटम का। हमने यहाँ पे x किसके लिए लिया था, एक क्रोमियम के लिए लिया था, लेकिन यहाँ पे 2 क्रोमियम जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, Cr2 तो टोटल चेंज एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्रोमियम के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 6। तो 2 क्रोमियम जो है 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द पोटेशियम क्रोमेट या लॉस बाय द फेरस सल्फेट 6 इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का, 294। किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम का कितना होता है, 39, क्योंकि पोटेशियम 2 है यहाँ पे। तो Cr2 में क्रोमियम का कितना होता है, 52, क्रोमियम कितना है 2, तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इस सब इसको अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 294। तो मॉलिक्यूलर वेट हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट का 294। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 294 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया 49। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 49 ग्राम। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है
Na2S2O3। तो यहाँ पे जो दो सल्फर एटम है दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम नहीं होता है। सोडियम का जैसे हमने आपको बताया +1 होता है, ऑक्सीजन का होता है -2 होता है। तो इसमें जो दो सल्फर होते हैं, सेंट्रल होता है और एक टर्मिनल होता है। सेंट्रल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है, टर्मिनल का जो सल्फर होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। तो ये सोडियम थायोसल्फेट ऐसा रेड्यूसिंग एजेंट काम करता है, बहुत ही कॉमन टाइट्रेशन जो कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, जिसमें कि आयोडीन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है इस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, वो टर्मिनल सल्फर का होता है। मीन्स टर्मिनल जो सल्फर है वो रिएक्ट करता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -2। तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2, और यहाँ पे वो -2 से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +-1 में होता है, -2 से -1। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स सोडियम थायोसल्फेट खुद ऑक्सीडाइज होता है और वो आयोडीन को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, 1 का। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर में चेंजेस हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का। तो एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। या हम इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय +1 सोडियम का हुआ, सल्फर का हमने x लिख लेते हैं, तो x मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि s कितना है, 2 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया ये, 2 + 2x - 6 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। 2x - 4 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू 4 उधर चले गया, तो x इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया इधर 2 हो गया। और यहाँ पे इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो Na2S4O6, तो ये हो गया अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय +1 सोडियम का 1 होता है, सल्फर का x ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4x, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2 + 4x - 12 इक्वल्स टू 0, 4x - 10 इक्वल्स टू 0। तो 4x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 10/4 इक्वल्स टू 2.5। तो इधर क्या हो गया, 2.5, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और तो डिफरेंस कितना जाएगा, 2.5। कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना चेंजेस हो रहा है, 2.5 - 2 इक्वल्स टू 0.5। अब क्योंकि यहाँ पे एक सल्फर का कितना है, 0.5, तो 2 S2 का कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया, 1। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सोडियम थायोसल्फेट का, 158 होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोडियम का कितना होता है, 23, 2 सोडियम है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, सल्फर का कितना होता है 30 तो मल्टीप्लाइड बाय 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना है 3। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 158। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर मींस डिवाइडेड बाय 1, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू 158। तो सोडियम थायोसल्फेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 158। के बाद नेक्स्ट आते हैं पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा हमने आपको बताया ये चेंज होता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, मींस एसिडिक मीडियम, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का जब हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, तो अगर एसिडिक मीडियम है तो उसका जो एन फैक्टर होता है वो 5 होता है, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में उसका एन फैक्टर 3 होता है, और स्ट्रांगली अल्कलाइन जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो उसमें उसका एन फैक्टर होता है 1। तो कैसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे KMnO4 का, बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, तो बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में जैसे कि यहाँ पे वाटर, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे मैंगनीज का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 है। MnO2 का हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसा हमने आपको बताया था पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, इक्वल्स टू 0। MnA2 का कितना होगा, मैंगनीज का x ले लेते हैं, ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या होगा, x - 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। डिफरेंस कितना हुआ, 7 - 4 इक्वल्स टू 3, तो n इक्वल्स टू 3।
तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ 3। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है KMnO4 का 158 जैसा हमने आपको बताया था। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू 158 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 52.67। इक्विवेलेंट वेट 52.67 ग्राम होता है पोटेशियम परमैंगनेट का इन दी बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में ही अगर KMnO4 का हमको सोल्यूशन बनाना है 0.1 नॉर्मल 500 ml का, तो किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करेंगे। तो फॉर्मूला होता है वेट इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मेलिटी कितना दिया है 0.1 और इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे हमने बेसिक मीडियम में कैलकुलेट किया 52.67, तो यह हो गया 52.67 और यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में लेना होता है। तो यहाँ पे कितना दिया गया है 500 ml में दिया गया है। तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो ये हो गया 5/10 तो 0.5 लीटर। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.63, मतलब कि 2.63 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम 500 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल होगा। नेक्स्ट आते हैं कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन I2। तो अगर रिडक्शन मींस आयोडोमेट्रिक रिएक्शन हो रहा है, सोडियम थायोसल्फेट जिसमें यूज किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आयोडीन का क्या होता है रिडक्शन होता है और सोडियम थायोसल्फेट का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एन फैक्टर कितना हो गया इक्वल्स टू 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 254, एक आयोडीन का होता है 127, तो 2 आयोडीन का होगा मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 254। तो 254 एन फैक्टर है यहाँ पे 2, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर तो 127। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन इक्वल्स टू 127। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन मतलब आयोडेट का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करेंगे। तो एन फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, ये आप देख सकते हैं ये रिएक्शन है, यहाँ पे क्या बन रहा है पोटेशियम आयोडेट बन रहा है। तो I2 जैसा हमने आपको बताया था फ्री एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे इसका कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब KiO3 ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0, पोटेशियम का कितना होता है +1 होता है, आयोडीन का हमको निकालना है, ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑक्सीजन का 3 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या होता है 1 + x - 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा x - 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे 0 से किस में चेंज हो रहा है 5 में चेंज हो रहा है। तो 0 से +5 मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना जाएगा 5। तो नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 इन दी एसिडिक मीडियम, मोलारिटी ऑफ KMnO4 0.1 मोलार दिया गया है। तो अगर मोलारिटी दिया हुआ रहता है तो किस तरीके से हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। तो मोलारिटी कितना दिया गया है 0.1, एन फैक्टर कितना है 5। तो एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है जैसा हमने आपको बताया था, और नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 0.5 एन। और इस तरीके से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम नॉर्मेलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जब मोलारिटी 0.2 मोलार दिया गया है। तो जैसा हमने आपको बताया था पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर होता है 6, नॉर्मेलिटी क्या होगा मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर तो 1/2। अब आते हैं नेक्स्ट नॉर्मेलिटी ऑफ फेरस सल्फेट, जो कि क्या होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि वो रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन में Fe2+ है, ये क्या होगा ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो Fe3+ में कन्वर्ट होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है यहाँ पे 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1। मोलारिटी मान लो दिया गया है 0.1 मोलार, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर तो 0.1 नॉर्मल। के बाद नेक्स्ट आते हैं प्रिपेयर 250 ml सोल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4। एसिडिक मीडियम में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो एन फैक्टर कितना होता है हमने आपको बताया था KMnO4 का 5 होता है। मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट किया था 158, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा KMnO4 का इन द एसिडिक मीडियम 158 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर दैट इज 5,
तो 31.6। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी जो है दिया गया है, निकालना क्या है हमको कितना KMnO4 चाहिए 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए, ये हमको निकालना है। तो वेट ऑफ द सब्सटेंस कितना हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट वेट उधर चले जाएगा, वॉल्यूम जो है इधर चले जाएगा, तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे वेट इक्वल्स टू 0. नॉर्मेलिटी 0.1, इक्विवेलेंट वेट 31.6 और वॉल्यूम इन लीटर 250 ml दिया गया है। इसको हम जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25। तो 0.25, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 0.79 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट है वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिक्वायर टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन इन 250 ml। नॉर्मेलिटी कितना है 0.1 नॉर्मल, वॉल्यूम कितना दिया गया है 250 ml, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 294 जैसा हमने कैलकुलेट किया था। एन फैक्टर कितना होता है 6। इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर मींस 294 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 49 ग्राम। तो वेट ऑफ द सब्सटेंस हमको निकालना है, कितना हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट वेट करना है, तो इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नो वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 1.225 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं weight of the ferrous sulfate required to prepare 500 ml of 0.2 normal solution। तो ये हो गया ऑक्सीडाइज हो गया। मॉलिक्यूलर वेट FeSO4 का 278 होता है, एन फैक्टर 1 और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, इक्विवेलेंट वेट 278, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा सेम एज मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 278। वॉल्यूम इन लीटर, तो 500 ml को हम कन्वर्ट करते हैं तो 0.5, तो वेट कितना होगा n मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 27.8 ग्राम। तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में, मीन्स किसी भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का किस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब जो है हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।